सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन गाइस, एक बार फिर से आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ एनटीए अभ्यास की क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 3। दो पार्ट्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उन पार्ट्स में हम 40 क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। आज के इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आउट ऑफ 25 आपका स्कोर जो है वो आज क्या रहा। सो फिलहाल शुरू कर लेते हैं आज की इस वीडियो में। एंड स्पेशली ये जो सेशन है वो इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में रहने वाला है। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टडी स्किल सक्सेस। वहाँ पर आपको इसकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। देन आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। एक लंबवत काट में मूल में उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों की व्यवस्था और सही विकल्प का चयन कीजिए। अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट जोन्स प्रेजेंट इन द रूट इन ए वर्टिकुलर सेक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको करने में आसानी हो। ठीक है, चलिए ये लीजिए, अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। आपको अरेंज करना है इनको ए बी सी डी ई को। ए में जो आपको मिल जाता है रूट हेयर जोन, बी में आपको मिल जाता है जोन ऑफ मेरिस्टम, रूट कैप जोन सी, डी मिल जाता है जोन ऑफ मैट्यूरेशन एंड ई मिल जाता है जोन ऑफ एलोंगेशन। ठीक है, तो गाइज इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की हम बात करें तो जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, यानी कि पहले अपना आएगा मूल गोप क्षेत्र, उसके बाद आएगा विभजोतक का क्षेत्र, उसके बाद आएगा दीर्घीकरण का क्षेत्र, फिर आएगा मूल रोम क्षेत्र और लास्ट बच जाएगा हमारा परिपक्वता का क्षेत्र, यानी कि CBE-AD हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के बंधन के लिए अनुकूल है। चलिए मैं थोड़ा इसको जूम करता हूं, ये लीजिए। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर फेवरेबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन टू फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ए बी सी एंड डी में से राइट आंसर आपको करना है कि कौन सा होगा। ए आपका है उच्च PO2 निम्न PCO2, बी आपका है उच्च pH उच्च तापमान, सी आपका है H पॉजिटिव की निम्न सांद्रता निम्न तापमान और डी आपका है निम्न pH उच्च तापमान। तो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए गाइस तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ए एंड सी। तो जो ए दिया गया है आपको हाई PO2 लो PCO3 और बी जो आपको दिया गया है सी जो आपको दिया गया है लेस H पॉजिटिव और कंसंट्रेशन लो टेम्परेचर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ए एंड सी। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि नीचे दी गई सूची में कितने पादप फेबेसी कुल से संबंधित है। हाउ मेनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो बिलोंग्स टू द फेबेसी फैमिली। चलिए आपके लिए ये मैंने इसको जूम कर दिया है, तो बताइए कि इसमें से कितने पादप है, कितने प्लांट्स हैं जो कि फेबेसी फैमिली से संबंधित है। तो गाइज इस क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि 8 जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये 8 है कौन कौन से वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो आपका आ जाता है चना, दूसरा आपका आ जाता है अरहर, उसके बाद आ जाता है आपका सनई। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है मटर। ठीक है, उसके बाद ल्यूपिन, 8 है ना, ल्यूपिन, उसके बाद ट्राइफोलियम एंड नेक्स्ट जो आपका बच जाता है वो बच जाता है सस्बेनिया। ये जो 8 जो है वो फेबेसी कुल से संबंधित है। इसके अलावा जो हमारा बच गया है ग्राम चना, मूंग और मटर, ये सब दाल है। सनई रेशा उत्पादन करने वाला पादप है। आपको पता है कि सनई रेशा जो है वो प्रोडक्ट है, उत्पादन करने वाला है। इसके अलावा जो ल्यूपिन है वो एक सजावटी पादप होता है, सजावट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं ल्यूपिन को। और ट्राइफोलियम और सस्बेनिया का उपयोग जो है वो चारे के रूप में किया जाता है। ठीक है गाइज, तो इसी प्रकार से 8 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने पीडीएफ का आपको बता दिया है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, स्टडी स्किल सक्सेस आपको वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाशय की परिजायांगी अवस्था किसके पुष्पों में उपस्थित होती है? द पेरिजाइनस कंडीशन ऑफ ओवेरी इज प्रेजेंट इन फ्लावर्स ऑफ कुकुम्बर, कॉटन, गुआवा या फिर पीच, यानी कि कीरा, कपास, अमरूद या फिर आड़ू। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि पीच। आड़ू जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यार यदि जायांग जो होता है वो सेंटर में स्थित होता है ना, केंद्र में स्थित होता है, और पुष्प के अन्य जो भाग होते हैं वो लगभग एक ही स्तर पर पुष्पासन के किनारे पर स्थित होते हैं, तब इसे क्या बोलेंगे? तब इसे बोलेंगे परिजायांगी कहते हैं। और यहाँ जो अंडाशय होता है उसका अर्थ अर्धोवर्ती उसे अर्धोवर्ती कहा जाता है, जैसा कि बेर हो गया, गुलाब हो गया और आड़ू में होता है। तो यहाँ पर बेर और गुलाब ऑप्शन नहीं है, तो आड़ू यानी कि पीच हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपको करेक्ट विकल्प का चयन करना है, यानी कि राइट ऑप्शन का चयन करना है ए, बी, सी एंड डी में से। बताइए कौन सा होगा। यार इस प्रकार के लेंथी क्वेश्चंस के लिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, बिकॉज उतना टाइम मिलता नहीं है, कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाना होता है, इसीलिए। चलिए इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। सी में बोला क्या गया है वो देख लेते हैं कि विलयन की विलय सांद्रता अधिक होगी, जल को विसरित होने से रोकने के लिए आवश्यक दाब अधिक होगा। मोर इज द सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोर विल द प्रेशर रिक्वायर्ड टू prevent वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग इन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, केल्विन चक्कर या प्रकाश संश्लेषण की अदीप्त अभिक्रिया एक प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया होती है जिसमें प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद का उपभोग किया जाता है। केल्विन चक्कर के किस चरण में इन उत्पादों का उपभोग नहीं किया जाता, ये आपको बताना है। Kelvin cycle or dark reaction of photosynthesis is a light independent reaction in which product of the light reaction are consumed, in which step to the Kelvin cycle these products are not consumed। of the to the नहीं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन या फिर बोथ बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर जो होगा, अरे यार वो होगा कार्बोक्सिलीकरण यानी कि कार्बोक्सिलीकरण या फिर कार्बोक्सिलेशन, एक ही है दोनों। देखिए जो केल्विन चक्कर होता है ना, केल्विन साइकिल और या फिर प्रकाश संश्लेषण की अदीप्त अभिक्रिया हो गई, ये सारे इसमें ग्लूकोज के निर्माण के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका स्थिरीकरण होता है, और इसके 3 चरण होते हैं, 3 प्रोसेस होती है इसमें, कार्बोक्सिलीकरण, अपचयन और पुनरुद्भवन। ठीक है, ये 3 इसकी अभिक्रियाएं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि मानव श्वसन तंत्र की निम्नलिखित सभी संरचनाओं में अपूर्ण उपस्थित युक्त वलय होती हैं सिवाय All of the following structure of the human respiratory system contains incomplete cartilaginous rings except इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपको दिख जाएगा क्या? चलिए मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा। ठीक है, इसमें 3 ऑप्शंस में ही इसका राइट आंसर है, तो कीजिए ऑप्शन कीजिए राइट कौन सा होगा। देन क्वेश्चन इज, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य सीमांत कारक होता है, इसके संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। Carbon dioxide is the major limiting factor for photosynthesis. With respect to this, choose the correct statement from the following. A, B, C and D में से। तो गाइज इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। बोला गया है कि टमाटर
और शिमला मिर्च जैसी फसलों की उच्च उत्पादकता के लिए CO2 के बढ़े हुए स्तर का उपयोग करती है और इसलिए इन्हें हरित गृह फसलें कहा जाता है। क्रॉप्स लाइक टोमेटो एंड बेल पेपर यूज increased level of CO2 for higher productivity and are hence called greenhouse crops. क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ग्लूकोज का एक अणु ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीकरण से गुजरता है तो वह क्या उत्पन्न करता है? When one molecule of glucose undergoes oxidation in glycolysis, it produces 2 molecule of poveric acid, 1 molecule of poveric acid, 2 molecule of CO2 and 2 molecule of O2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 molecule of poveric acid। ग्लूकोज जो है वो एक 6 कार्बन यौगिक है। ग्लूकोज में 6 कार्बन यौगिक होते हैं, आपको पता है, और यह ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीकरण से गुजरता है और 6 कार्बन यौगिक के जो 2 अणु हैं उनका निर्माण करता है, जिसे कि पाउरविक अम्ल कहा जाता है। और जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है और इससे सामान्य पथ में EMP पथ होता है। कौन सा पथ होता है? EMP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको मैच द कॉलम्स दिए गए हैं तो आप मैच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 50, आराम से मैच कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी यार अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा है ना करेक्टली, छोटे होने की वजह से, तो वो आप PDF में देख लीजिएगा। ठीक है, आज शाम तक इसकी PDF आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र कणिका के अदात्री में केबस चक्र के दौरान निर्मित 5C यौगिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 5C कंपाउंड फॉर्म्ड ड्यूरिंग कर्ब्स केबस साइकिल इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया? ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, कीटोग्लूटारिक अम्ल या फिर सक्सेनिक अम्ल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कीटोग्लूटारिक अम्ल। ठीक है, सो सूत्र कणिका जो होती है, ठीक है गाइज, सूत्र कणिका जो होती है उसके अदात्री में जो पाउरविक अम्ल है, पाउरविक एसिड है, उसके ऑक्सीकरण के दौरान जो 6C, 5C और 4C मध्यवर्ती का निर्माण होता है। कौन कौन सी? 6C, 5C एंड 4C। इसमें जो कीटोग्लूटारिक अम्ल है, कीटोग्लूटारिक जो एसिड है, वो एक 5C माध्यमिक है। ठीक है, तो सूत्र कणिका के अदात्री केबस चक्कर के दौरान जो है वो निर्मित होता है 5C। कौन सा है? कीटोग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक। तो सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि वक्र नियमन की RWS क्रियाविधि में एंजियोटेंसिन सेकंड रक्त आयतन और रक्त दाब को किसके द्वारा बढ़ाता है? इन RWC मैकेनिज्म ऑफ किडनी रेगुलेशन, एंजियोटेंसिन सेकंड इंक्रीजेस द ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर बाय A, B, C and D। देन गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि A एंड B बोथ। ए में आपका दिया गया है कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन को मुक्त करने के लिए अधिवृक्क वलकूट को सक्रिय करना, और सी में आपका दिया गया है कि गुच्छ रक्त वाहिकाओं या धमनियों का शिथिलन करना, यानी कि ए और सी जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेलर 2 अलिंग गुणसूत्री जीन युग्म CCDD के लिए विषम युग्मजी है।
वह वर्णात भी है, तो सी और डी वर्णात जीन वाले युग्मकों की प्रायिकता क्या होगी? बताइए। ऑप्शन नंबर ए 1/2, ऑप्शन नंबर बी 1/4, ऑप्शन नंबर सी 1/8 एंड ऑप्शन नंबर डी 1/16। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो देखिए, जो सी डी एक्स की पावर सी हो गया, इसमें हमें मिलता है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो ऊपर वाले जब हम सेम है तो ऊपर वाला सेम रहता है और नीचे वाले को हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 2 4, 4 2 8। तो 1/8 हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हृदय की वह अवस्था जब वह शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रक्त को प्रभावी रूप से पंप नहीं कर पाता, क्या कहलाती है? द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक, हार्ट फेलियर या फिर कार्डियक अरेस्ट। तो कौन सा होगा? हृदयपात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हार्ट फेलियर जो है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है? हार्ट अटैक का, हृदयाघात का, फर्स्ट वाला जो है, इसका मतलब ये होता है कि जब पर्याप्त रक्त की पूर्ति न होती है, जब पर्याप्त रक्त की पूर्ति नहीं हो पाती और हृदय जो पेशी है वो अचानक क्षतिग्रस्त हो जाती है, तब हमारा आता है हार्ट अटैक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए द्वैध के रज्जु की प्रकृति क्या होती है? व्हाट इज द नेचर ऑफ द स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए ड्यूप्लेक्स? एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी आइडेंटिकल एंड कॉम्प्लीमेंट्री, ऑप्शन नंबर सी एंटी पैरेलल एंड नॉन कॉम्प्लीमेंट्री, एंड ऑप्शन नंबर डी डिसिमिलर एंड नॉन कॉम्प्लीमेंट्री। देन ऑप्शन नंबर ए इज राइट, एंटी पैरेलल एंड डिसकॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विसंयोजन के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? Which of the following statement is false regarding the law of segregation? देखिए, विसंयोजन के नियम का मतलब क्या है? तो विसंयोजन का जो नियम है वो यह बताता है कि जो युग्मक निर्माण के दौरान जो विकल्पी हैं वो एक दूसरे से विसंयोजित हो जाते हैं, और जो युग्मक निर्माण के दौरान केवल एक ही विकल्पी प्रत्येक युग्म में जो है वो प्रवेश करता है। तो इस बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसमें दो दिया गया है जो विकल्पी सम्मिश्रण को प्रदर्शित करते हैं और केवल एक लक्षण F2 में पुण्य प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एक चार्ट दिया गया है, इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक्स ट्रेड्स इन गिवन पेडिग्री चार्ट इज कंट्रोल्ड बाय। दिए गए वंशावली चार्ट में अनुवांशिक लक्षण की वंशागति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? लिंग गुणसूत्री अप्रभावी जीन यानी कि ऑटोसोमल रिसीव जीन, बी है लिंग गुणसूत्री प्रभावी जीन यानी कि एलोसोमल डोमिनेंट जीन, पुंसीय जीन यानी कि होलेंड्रिक जीन, एंड डी आपका बच जाता है अलिंग गुणसूत्री प्रभावी जीन यानी कि ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अलिंग गुणसूत्री अप्रभावी जीन यानी कि ऑटोसोमल रिसीव जीन जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यार अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस क्वेश्चन को तो मुझे लगता है आपको पीडीएफ में ही देखना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं यार, आपको दिखेगा नहीं, काफ़ी छोटा है।
तो आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। वैसे पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला गया है डैश को एक जाति की पारिस्थितिकी अवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के लिए अद्वितीय है। डैश इज डिफाइंड एज एन इकोलॉजिकल स्टेट ऑफ ए स्पीशीज बीइंग यूनिक टू ए स्पेसिफिक जियोग्राफिक लोकेशन। तो डैश में क्या आएगा? एग्जॉटिक स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज, इकोसिस्टम या फिर इंडेज्ड स्पीशीज। कौन सा बताएगा? तो ऑप्शन नंबर ए बी जो है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। एंडेमिक स्पीशीज एक जाति जो एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र या फिर स्थान पर स्थित होती है। मान लीजिए ये कोई भी जाति है, ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर स्थित है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे स्थानिक जाति कहते हैं। क्या जाति कहते हैं? एंडेमिक स्पीशीज यानी कि स्थानिक जाति कहा जाता है। और जाति जिसे अन्य भौगोलिक रूप से लाया जाता है उसे भी स्थानिक जाति ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्यों में पाए जाने वाले प्रोटीन हीमोग्लोबिन को एक डैश संरचना के रूप में वर्णित किया जा सकता है। द प्रोटीन हीमोग्लोबिन फाउंड इन ह्यूमन कैन बी डिस्क्राइब्ड हैविंग ए डैश स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी या फिर क्वार्टरनरी। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, चतुष्क यानी कि क्वार्टरनरी। तो जब एक प्रोटीन विभिन्न रूप से अलग अलग रूप से एक साथ गठित 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड का बना होता है तब उसे चतुष्क संरचना का तब वो जो है वो चतुष्क संरचना का निर्माण करता है, यानी कि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। और जो प्रोटीन हीमोग्लोबिन में जो होता है वो चतुष्क संरचना होती है क्योंकि यह 4 पॉलीपेप्टाइड या उप इकाइयों से बनी होती हैं और इसमें अल्फा प्रकार की 2 उप इकाइयाँ होती हैं और बीटा प्रकार की 2 उप इकाइयाँ होती हैं जो कि एक साथ मानव हीमोग्लोबिन अणु का गठन करती हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्रेजेंट इन द ब्लड इज एसोसिएटेड विद इम्यूनिटी रिस्पॉन्स? गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन, अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन या फिर बोथ ए एंड सी। तो ए बिल्कुल राइट होगा, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो रक्त की जो गामा ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन है वो प्रतिरक्षी या प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन अणुओं के साथ संश्लेषण में सहायता करते हैं जो हानिकारक प्रतिजन से बनते हैं और उन्हें नष्ट करते हैं। इसीलिए तो ये प्रतिरक्षी माध्यित प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं यानी कि एंटीबॉडीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। CH3CH2OH के उत्पादन के लिए क्रियाधार के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? Which of the following is used as a substrate for the production of CH3CH2OH? मेज यानी कि मक्का, मोल्टेड क्रील्स यानी कि माल्टीकृत अनाज, लैक्टोज या फिर नन ऑफ दीज। तो माल्टीकृत अनाज यानी कि मोल्टेड क्रील्स जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और इनका जो उपयोग है, जो यीस्ट का उपयोग है, सूक्ष्म जीव विशेष रूप से यीस्ट का उपयोग जैसे कि पेय पदार्थ के उत्पादन के लिए किया जाता है, जैसे कि वाइन हो गया, बियर हो गया, विस्की, ब्रांडी या फिर रम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। संश्लेषण प्रवस्था के दौरान यदि कोशिका में डीएनए की आरंभिक मात्रा 50 Ng है तो संश्लेषण प्रवस्था के बाद कोशिका में डीएनए की मात्रा डैश होगी। ड्यूरिंग द सिंथेसिस फेज if the initial amount of DNA in the cell is 50 Ng, then after the synthesis phase the amount of DNA in the cell will be। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गाइस 30 Ng। 30 Ng जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कोशिका चक्कर की जो S प्रावस्था होती है, ठीक है, S जो फेज होता है उसके दौरान जो DNA प्रतिकृत होती है
और डीएनए की मात्रा प्रारंभिक मात्रा से दुगनी हो जाती है। पहले 15 Ng थी, उसके बाद कितनी होगी 30 Ng। चलिए नेक्स्ट, हार्मोन का वह समुच्चय जो अपनी क्रियाविधि के दौरान जो चक्रीय एएमपी जैसे द्वितीयक संदेशवाहक का निर्माण करता है वह कौन सा है? द सेट ऑफ हार्मोन्स विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर्स लाइक साइक्लिक एएमपी ड्यूरिंग देयर मोड ऑफ एक्शन इज। तो कौन सा होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, LH, FSH और ACTH। ठीक है, देन आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं 4 स्टेटमेंट्स उनको पढ़ना है और जो राइट आंसर है उसको करेक्ट करना है। तो वीडियो को पॉज करके आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिलहाल इसका जो आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, सी बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है गाइज, बाकी इस सेशन की जो आपको PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा स्टडी स्किल सक्सेस, आपको अकाउंट मिल जाएगा। बाकी ये रहा ओवरऑल सेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। देन गाइज यार, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड डिटेल्स आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिल सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।